हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको कुंडली देखने का तरीका बताऊंगा कि कुंडली किस तरह से देखी जाती है। आप लोग अपने से भी कुंडली देख सकते हैं, जिससे कि आप लोग जो मुझे बर्थ डिटेल सेंड करते हैं उनको देखने में मेरा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं आप अपनी कुंडली अपने से ही देखना चालू कर दीजिए। उसका मैं आपको सिंपल वे में एक तरीका बताता हूं कि किस तरह से आपको कुंडली देखनी है। सबसे पहले तो आपको अपनी राशियां कौन कौन सी होती हैं, 12 राशियां जो होती हैं उन राशियों के नाम पता होनी चाहिए, और उन राशियों के कौन कौन से स्वामी ग्रह होते हैं ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और उसके बाद में कौन से ग्रह से हम क्या देखते हैं उसकी एक सिंपल जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको अगर राशियों की अगर बेसिक जानकारी है, जैसे मेष राशि, तुला राशि, वृष राशि, ये जो राशियां हैं हमारी 12 जो राशियां हैं उनके स्वामी ग्रह आपको पता होना चाहिए, और कौन से राशि को किस नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे मेष राशि पहली राशि मानी जाती है तो उसको 1 नंबर से लिखते हैं, वृष राशि को 2 नंबर से लिखते हैं, मिथुन राशि को 3 नंबर से लिखते हैं, कर्क राशि को 4 नंबर से लिखते हैं। इसी तरह से हम सारी राशियों के ये नंबर हैं और ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप ये चीजें या तो एप्लीकेशन से देखकर आप पढ़ लीजिए कौन कौन सी राशियां होती हैं। राशि विश्लेषण आप पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये राशियां हैं और इन राशियों के स्वामी ग्रह ये हैं। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में इनकी उच्च राशियां और नीच राशियां पता होनी चाहिए कि किसी ग्रह की उच्च राशि कौन सी है और नीच राशि कौन सी है। जैसे मंगल की जो है उच्च राशि हमारी मकर राशि मानी जाती है, तो ऐसे ही हर ग्रह की एक उच्च राशि होती है और एक नीच राशि होती है। तो ये राशियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठने से उच्च का हो जाता है कि नीच का हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जरूर आपको पता होनी चाहिए। इसी की बेस्ड पे हमें सारी जानकारी मिलेगी कि कौन से ग्रह आपके चार्ट में उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं। तो ये उच्च नीच राशियां भी आपको पता होनी चाहिए, और ग्रहों की स्वराशियां, जो राशियों के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो स्वराशियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में पता होना चाहिए। दृष्टियां क्या होती हैं कि ग्रह जिस भाव में बैठता है वहां से वो अपनी दृष्टि डालता है दूसरे भाव को। तो जितना असर उसका उस भाव में बैठने से है उतना ही असर वो अपनी दृष्टि से भी दूसरे भावों पर डालता है। तो किसी ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, किसी की 1 दृष्टि होती है। तो कौन कौन से ग्रह की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि सभी ग्रह की 7वीं दृष्टि जरूर होती है। तो ग्रह जहां पर बैठा हुआ है वहां से आप 7वीं पोजीशन काउंट कर लीजिए। ग्रह जिस भाव में बैठा है उसको भी आपको काउंट करना है, और ये हमेशा काउंटिंग आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करनी है। कभी ऐसा नहीं करना है कि अगर मंगल पहले घर में बैठा है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप काउंट करना चालू कर दो। आपको इस तरह से नहीं करनी है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको उनकी दृष्टियां काउंट करके उस भाव पर पहुंचना है कि उस ग्रह का प्रभाव अब कौन कौन से भावों के ऊपर पड़ेगा। इससे हमें ये जानकारी मिल जाएगी। तो ग्रहों की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं ये वैसे तो मैं सारी चीजें अपने एप्लीकेशन में बता चुका हूं, चलिए फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो देखिए जैसे सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य की 1 दृष्टि होती है, वो भी 7वीं। चंद्र की भी 1 दृष्टि होती है, 7वीं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4थी, 7वीं, 8वीं। मतलब ग्रह जहां बैठा हुआ है वहां से आपको 4थी दृष्टि, मतलब अगर जैसे मान लीजिए मंगल किसी के पहले घर में बैठे हुए हैं तो आप वहां से 4थी पोजीशन काउंट कीजिए। तो जिस भाव में बैठा है उसको पहला काउंट कीजिए, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जैसे ही 4थी पोजीशन हमने काउंट की वो हम 4थे घर पर आ गए। तो मंगल का प्रभाव एक तो पहले घर पे भी पड़ेगा और उसका प्रभाव 4थे घर पे भी पड़ेगा, मतलब वो 4थे घर को भी इन्फ्लुएंस करेगा, और उसकी 7वीं दृष्टि सामने 7वें घर पे पड़ेगी। तो वो अपनी दृष्टि से 7वें घर को भी देखेगा और 8वीं दृष्टि से वो अष्टम घर को देखेगा। तो ग्रह जहां भी बैठे हों वहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये दृष्टियां आप देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मंगल ग्रह या जितने भी प्लेनेट हैं उनका प्रभाव किन किन भावों पर पड़ रहा है।
तो वहां से हमें प्रिडिक्शन करने में हेल्प मिलती है, रिजल्ट्स बताते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हम इनकी दृष्टियों से देखते हैं। तो हर ग्रह की ये 7वीं दृष्टि तो होती है, कुछ ग्रहों की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे मंगल की दृष्टि होती है 4वीं, 7वीं, 8वीं, और बुध ग्रह की दृष्टि 1 होती है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। शुक्र की 1 दृष्टि होती है, 7वीं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। और राहु केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो आप सीधा सीधा समझिए, बृहस्पति राहु केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, तीनों की 5वीं, 7वीं, 9वीं। मतलब ग्रह जहां बैठा हुआ है वहां से अपने से 5वें घर को देखेगा, अपने से 7वें घर को देखेगा, अपने से 9वें घर को देखेगा। तो ये दृष्टियां हैं। तो जब आपको ये चीजें पता लग गई कि ग्रह अपनी जगह बैठकर दूसरे कौन से ऐसे भाव हैं जहां पर वो प्रभाव डालेगा, इन्हीं को हम दृष्टियां बोलते हैं। तो ये दृष्टियों का प्रभाव भी वो ग्रह पूरा का पूरा डालता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपने दृष्टियां देख ली, राशियां आपको पता लग गई, राशियों के स्वामी ग्रह आपको पता लग गए। अब आपको राशियों के, जैसे मैं इसको भी चलिए एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, और हर राशि को ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दे दिया गया। जैसे मेष राशि पहली राशि है, वृष राशि है 2 नंबर से डिनोट करते हैं, मिथुन राशि को 3 नंबर से लिखते हैं, कर्क राशि को 4 नंबर से लिखते हैं, और सिंह राशि को 5 नंबर से लिखते हैं, कन्या राशि को 6 नंबर से लिखते हैं, तुला राशि को 7 नंबर से, वृश्चिक राशि को 8 नंबर से, धनु राशि को 9 नंबर से, मकर राशि को 10 नंबर से, कुंभ राशि को 11 नंबर से, और मीन राशि को 12 नंबर से डिनोट करते हैं। अब इन राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, जैसे मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और वृश्चिक राशि का भी स्वामी ग्रह मंगल होता है। तो मंगल को 2 राशियां मिली हुई हैं। अब ऐसे ही आ जाते हैं वृष राशि, और वृष राशि और तुला राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है शुक्र। चार्ट में शुक्र को 2 राशियां मिली हुई हैं। अब ऐसे ही बुध ग्रह को भी 2 राशियां मिली हुई हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, ये बुध की दोनों राशियां हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, और सिंह राशि सूर्य इसके स्वामी ग्रह माने जाते हैं। तो ये हमें, और मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हमारे शनि ग्रह बनते हैं। तो इन राशियों के स्वामी ग्रह आपको पता लग गए। अब ये ग्रह की उच्च राशियां कौन सी होती हैं, तो उच्च राशियां भी आपको पता होना चाहिए। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ग्रहों की उच्च राशियां कौन सी हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ लीजिए कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पहले घर में, जैसे पहले घर में यहाँ 1 नंबर लिखा है और यहाँ सूर्य लिखा हुआ है, तो ये उच्च राशि हो गई सूर्य। इसको शॉर्ट में समझाया है, मतलब इसका मतलब हुआ कि सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है। उच्च का होने से क्या होता है कि ग्रह, उस ग्रह का बल बढ़ जाता है। अगर ग्रह योग कारक है तो उसका बल बढ़ जाएगा और वो बाध्य हो जाता है अच्छा रिजल्ट देने के लिए। अगर योग कारक है, अगर मारक है तो उसके मारक तत्व में वृद्धि हो जाएगी, मतलब उसके अशुभ फल में वृद्धि कर देगा अगर ग्रह उच्च का हो जाता है। और नीच ग्रह तो आप सभी जानते हैं, नीच ग्रह मतलब अशुभ होना, बलहीन नहीं होता है। नीच ग्रह का मतलब कोई ग्रह अपनी क्षमता में बुरा फल देने के लिए वो बाध्य हो जाता है। तो ग्रह के बुरे प्रभाव पड़ना चालू हो जाते हैं जब ग्रह नीच का हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे समाज का साधु संत अगर कोई शराब के ठेके पे जाकर बैठेगा तो वो अशुभ माना जाएगा, मतलब वो नीच हरकत कर रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही ग्रहों की नीच राशियां भी होती हैं। तो नीच राशियां आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैसे शॉर्ट में आपको समझाता हूं, जैसे बृहस्पति की हमारी जो नीच राशि होती है वो मकर राशि होती है। अगर बृहस्पति जो है अगर मकर राशि में बैठेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे, और नीच के होने से क्या होता है कि वो ग्रह अब अशुभ हो चुका है, बुरा फल देने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। अगर वो ग्रह अस्त हो गया सूर्य से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अस्त ग्रह की किरणें हमारे शरीर पर नहीं पहुंचती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी नीच ग्रह भी हमें अच्छा फल देने लगता है। तो ये कब होता है? ये सिर्फ तभी होगा जब वो किसी थ्योरी उस पर अप्लाई हो जाए, मतलब उस पर उसकी ग्रह की नीचता भंग हो जाए, मतलब वो नीच भंग राजयोग अगर बना ले तो वही नीच का ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये बेसिक जानकारी है जो आप सभी को पता होना चाहिए, तभी हम कुंडली देखना सीख पाएंगे। अब कुंडली के भाव कौन से होते हैं ये भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये घर फिक्स हैं, ये घर इसी तरह से रहने वाले हैं।
तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घर हो गए। ये घर फिक्स रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होने वाले। पहला घर हमारा इधर ही रहेगा, और जो पहला घर होता है वो ईस्ट की डायरेक्शन है, सातवां घर जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन है, और इधर जो चौथा घर है वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, और 10वें घर की तरफ हमारी साउथ डायरेक्शन है। तो ये कुंडली में डायरेक्शन दिखाता है इस तरह से। अब ये आपको ये सारी चीजें पता लग गई कि भाव हमारे फिक्स हैं, ये हमेशा 10वां घर यहीं रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। अब इस घर में नंबर बदल जाएंगे। वो नंबर बदलने से क्या है कि कुंडली बदल जाती है। तो आपने देखा होगा सब हर किसी के चार्ट में ये नंबर ही बदल जाते हैं। किसी के चार्ट में पहले घर में 2 नंबर लिखा है, किसी के 3 नंबर लिखा है, किसी के 4 नंबर लिखा है। तो पहला घर होता है लगन का, वो आप खुद हो गए। तो पहला घर आपका है, आपने पहले घर में जन्म लिया है। दूसरा घर परिवार का है, तीसरा घर भाई का है, चौथा घर माता का है, सुख सुविधाओं का है, 5वां घर आपकी संतान का है, छठा घर रोग कर्ज का है, 7वां घर आपकी पत्नी का है, स्पाउस का घर माना जाता है, 8वां घर आयु और मृत्यु स्थान माना जाता है, 9वां घर भाग्य का है और पिताजी का है, 10वां घर आपके कर्म का है, जो आप काम काज करने वाले हो, जो आपकी जीवन शैली चलने वाली है, और 11वां घर आपकी इनकम का होता है, और 12वां घर आपके खर्च का होता है, जेल यात्रा का होता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, और जबकि मैंने इस पर वीडियो भी बहुत बनाई है, तो वो आप पीछे जाके और वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं, जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको ABCD भी नहीं पता है, उनको कैसे कुंडली देखनी है उसका मैं एक शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। तो ये आपको घर पता लग गए। अब इनमें से कुछ घर अच्छे होते हैं। देखिए, तीसरा घर जो भाई का है वो मेहनत का है, फिजूल की मेहनत, पराक्रम का, और पराक्रम कौन करना चाहेगा। तो तीसरा घर खराब होता है, तीसरा घर हमेशा बुरा माना जाता है। छठा घर हमारे रोग का है, बीमारी किसी को नहीं चाहिए, तो छठा घर हमारा खराब माना जाता है। 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु का घर माना जाता है, आयु का घर, तो 8वां घर भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसको भी खराब की कैटेगरी में रखना है। और 12वां घर खर्चे का है, अगर आपके खर्चे एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो कर्ज की स्थिति में आ जाएंगे। जेल यात्रा का घर है, इसीलिए ये 12वां घर अच्छा नहीं होता है। तो कुंडली में टोटल ये 4 घर हैं, तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, ये बुरे घर हैं। ये मान लीजिए ये बुरे घर हैं, और ये बुरे घर में कोई ग्रह आके बैठेगा तो इसकी वृद्धि कर देगा। कभी कभी अगर योग कारक ग्रह इन बुरे घरों में आके बैठ गया तो इन घरों की वो वृद्धि कर देगा। वृद्धि करेगा तो वो आपकी लाइफ में बुरी चीजें में वृद्धि कर देगा, मतलब बुरी चीजें आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में कोई नहीं चाहता है कि इन घरों में जाके कोई भी ग्रह बैठे, लेकिन बहुत सारे चार्ट में इन्हीं घरों में जाके ग्रह बैठते हैं। तो क्या वो बुरा है? बुरा तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो आपके शरीर में अपनी एनर्जी के हिसाब से उन चीजों में वो वृद्धि कर देगा। अब आपके शरीर में कितनी वृद्धि हो रही है ये डिपेंड करेगा उस ग्रह की डिग्री पर। तो ग्रह की डिग्री भी देखना बहुत जरूरी है कि ग्रह की जो डिग्री लिखी होती है वो डिग्री कितनी है। अगर 0 से 6 डिग्री के बीच में ग्रह होता है तो वो 25% रिजल्ट देता है, कम देता है, मतलब वो बाल्यावस्था में। 6 से 12 डिग्री के बीच में तो वो 50% तक रिजल्ट देता है। 12 से 18 डिग्री के बीच में तो 100% रिजल्ट देता है। 18 से 24 डिग्री के बीच में तो रिजल्ट में कमी आ जाती है, जैसे जैसे इधर जाता जाएगा रिजल्ट में कमी आ जाएगी। फिर 18 से 24 फिर 24 से 30 डिग्री के बीच में अगर किसी ग्रह की डिग्री है तो वो वृद्धावस्था माना जाता है, मतलब मृत अवस्था माना जाता है। तो ग्रह वहां पर वो रिजल्ट नहीं दे पाता, बहुत कम रिजल्ट देता है, नेग्लिजिबल, करीब 20-25% से ज्यादा वो रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। तो ये आपको आइडिया लग गया कि ग्रह की कितनी प्रतिशत रिजल्ट देने वाला है। अब किसी के मान लीजिए अष्टम घर में राहु ही बैठा हुआ है या शनि बैठे हुए हैं, अगर वो 0 डिग्री पर बैठा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ग्रह चाहे कहीं भी बैठे हों, आपको वो चीजें, आपको ज्यादा डरना नहीं है। उस ग्रह की डिग्री पे आपको ध्यान डालना है कि ग्रह के बल कितना है। डिग्री से आपको बल का आइडिया लग जाएगा। एक बल हो गया, एक सड़बल। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ग्रह की डिग्री तो बहुत अच्छी है। अब ग्रह की किसी की ग्रह की डिग्री जैसे मान लीजिए 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री पर ग्रह
पूर्ण फल देने के लिए बाध्य होता है। मतलब उस प्लेनेट से आपके शरीर पर सारी की सारी एनर्जी आपके शरीर पर पड़ जाएगी। तो जितनी एनर्जी एटमॉस्फेयर में आपके शरीर पर आने वाली है वो पूरी की पूरी एनर्जी पड़ेगी। तो मतलब आपके करियर में उसी हिसाब से ग्रोथ होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्रह की डिग्री 15 डिग्री है लेकिन वो फिर भी रिजल्ट नहीं देता। जब उसकी दशाएं महादशाएं चलती हैं तो वो ग्रह रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा है। उसका रीजन होता है वो डिस्पोजिटर थ्योरी कि वो ग्रह बैठा किसके घर में है। अब जैसे मान लीजिए किसी चार्ट में, जैसे मान लीजिए कि लग्नेश है चाहे कोई भी ग्रह है, अगर कोई ग्रह, जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अगर 5वें घर का मालिक यहाँ पर सपोज मान लेते हैं सूर्य है और सूर्य हमारे चौथे घर में बैठे हुए हैं और चौथा घर है हमारा चंद्रमा का कर्क राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य की हमारी डिग्री है सपोज दैट 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री के हिसाब से वो 100% रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गया। अब वो एक्चुअल में क्या 100% रिजल्ट दे रहा है वो हम डिस्पोजिटर थ्योरी से भी देखते हैं, बहुत सारी थ्योरी लगा के देखते हैं कि एक्चुअल में वो रिजल्ट कितना देने वाला है। उसी को हम सड़बल बोलते हैं कि कितना एक्चुअल में अब ग्रह रिजल्ट दे रहा है। ये तो डिग्री के हिसाब से हमें एक आइडिया लग गया कि वो ग्रह आपके शरीर में 100% एनर्जी डाल रहा है। अब उसमें से हमारा शरीर कितना यूटिलाइज करेगा वो हमें ये देखना है। अब जैसे मान लीजिए सूर्य चंद्रमा के घर में बैठा है। अब चंद्रमा अगर 0 डिग्री पर बैठ गया, 1 डिग्री पर बैठ गया, 29-30 डिग्री पर बैठ गया, तो ये जो सूर्य जो है जो आपको दिख रहा है कि ये 100% रिजल्ट देगा, अब वो 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि वो ऐसे घर में जाके बैठ गया कि उस घर का स्वामी, अब जैसे चौथा घर किसका है, इसमें कर्क राशि लिखी है और कर्क राशि का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर चार्ट में कहीं भी 0 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री के आसपास में अगर बैठा है, 1 डिग्री, 0 डिग्री बैठा है, तो चंद्रमा बहुत कमजोर हो जाएगा। मतलब चंद्रमा का जो घर है बहुत कमजोर है और उसी घर में जाके ये सूर्य जाके बैठ गए। अब एक गरीब परिवार में अगर जैसे आप हो सपोज, एक 2 घर हैं, एक बहुत पैसे वाला घर है और एक बहुत गरीब घर है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक प्रोजेक्ट असाइन कर दिया मैंने कि आप उसको प्रोजेक्ट पे काम करना है और उसको 20 दिन में आपको कंप्लीट करना है। एक गरीब का घर है और एक पैसे वाले का घर है और आपके गरीब घर में ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, एक नॉर्मल है, और पैसे वाले के घर में तो आप हर चीज़ अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, तो वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपको कौन से घर में आसानी रहेगी? ऑब्वियस है जो पैसे वाला घर है वहां पे आपको किसी चीज की कमी पड़ेगी, आप तुरंत पैसे खर्च करके वो अरेंज कर लेंगे। तो आपको जो पैसे वाला जो घर है, जो अमीर का जो घर है, अगर उस घर में आपको मैंने दे दिया और एक प्रोजेक्ट दे दिया तो उस घर में जाके आप इजीली विद इन टाइम उसको कंप्लीट कर लोगे क्योंकि वहां आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर उसी इंसान को मैं एक गरीब के घर में भेज दूं और मैं आपसे बोलूं ये आपको प्रोजेक्ट करना है, तो क्या होगा, आपको अगर किसी उस प्रोजेक्ट में किसी चीज की कमी पड़ गई, अब जैसे हम मान लीजिए कार बना रहे हैं, आपको गियर की जरूरत पड़ गई, अब गियर लाने के लिए भी पैसे नहीं है इस गरीब के घर में, ना ही कोई अरेंजमेंट हो पाएगा, ना ही कोई सुख सुविधाएं लग पाएंगी और ना ही आप किसी भी तरह का अपने लिए सपोर्ट ले पाओगे, किसी की ना तो हेल्प ले पाओगे यहाँ पर के ठीक से। तो क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। मतलब वो घर में जाने से क्या हो रहा है कि आपका काम करने की क्षमता जो है बेकार जा रही है। अब चाहे आप कितना भी एक्टिव क्यों ना हो, लेकिन वहां पे चीजें आपको अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोजेक्ट आपका डिले होता जाएगा। तो सेम यही थ्योरी यहां अप्लाई करनी है कि अगर कोई गरीब के घर में गया तो ऑब्वियस है आपका कामकाज डिले होने वाला है क्योंकि वहां वैसी चीजें अवेलेबल है ही नहीं है जो हमें रिक्वायरमेंट होंगी। और अमीर के घर में चले गए वहां हर चीज आपको अरेंज हो जाएगी 2 मिनट में क्योंकि पैसे से सब चीजें ठीक कर सकते हैं आप। तो यही थ्योरी आप ऐसा समझिए कि अगर सूर्य चंद्रमा के घर में बैठा और चंद्रमा खुद 0 डिग्री 29 डिग्री पे बैठा है तो क्या होगा कि चंद्रमा 0 डिग्री पे बैठ के बलहीन माना जाएगा, बाल्यावस्था में माना जाएगा। जो एक मान लीजिए 0 डिग्री पर बैठा है तो एक ऐसा बच्चा है जिसने
जस्ट अभी जन्म लिया है और वो 2-3 दिन का हुआ है, तो 2-3 दिन का बच्चा क्या कर सकता है? अगर किसी घर में अगर मैं उस बच्चे को बिठा दूं और उस बच्चे से मैं कहूं कि आप इस घर की रक्षा करो, क्या वो बच्चा रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर कोई चोर आएगा तो उस बच्चे को भी उठा के लेके चला जाएगा, तो वो उस समय समर्थ नहीं है। तो सेम यही आप समझिए, अगर चंद्रमा 0-1 डिग्री, जितनी डिग्री उसकी कमजोर है, तो वो बलहीन हो गया, एक नवजात शिशु हो गया, तो वो ना तो अपने घर की रक्षा कर पाएगा और ना ही अपने घर के रिगार्डिंग आपके जीवन में वो चीजें कमी हो जाएंगी, क्योंकि वो घर बहुत कमजोर हो गया। और उस कमजोर घर में आपका सूर्य जाके बैठ गया, तो क्या होगा? वो सूर्य रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब चाहे सूर्य के पास में कितनी भी एनर्जी क्यों ना पड़ रही हो आपके शरीर पर, वो आपके शरीर पर पड़ेगी, लेकिन वो आपको रिजल्ट महसूस नहीं होंगे, क्योंकि आप चले तो गए हैं उस घर में, लेकिन वहां पे आपकी सुख सुविधाएं नहीं है, कोई चीजें अरेंज नहीं है, वहां पे आप अपना प्रोजेक्ट कैसे करोगे? तो ये चंद्रमा के घर में जाने से, एक कमजोर घर में जाने से सूर्य के रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। तो ये हम देखते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। तो ये थ्योरी भी आपको अप्लाई करके देख लेनी है कि ग्रह क्या एक्चुअल में वो इतना परसेंटेज रिजल्ट देने वाला है। तो यहां से हमें एक्चुअल रिजल्ट पता लग जाएगा कि ग्रह की इंटेंसिटी। अब जैसे बहुत सारे राजयोग बन जाते हैं, पंडित जी बोल देते हैं अरे वाह आपके तो लॉटरी लगने वाली है, इतना अच्छा राजयोग बना हुआ है, लेकिन जब उस ग्रह की दशा अंतरा चलती है तो कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल लाइफ निकल के चली जाती है, कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं होता है। वो इसलिए अच्छा नहीं हो पा रहा क्योंकि वो ग्रह भले ही 15 डिग्री पर बैठा है, लेकिन वो जिस घर में बैठा हुआ है उस घर का मालिक इतना कमजोर है कि वो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वहां पर ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, मतलब ठीक से रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो रिजल्ट में ड्रास्टिकली डाउनफॉल आ जाएगा। मतलब जो आपको सूर्य दिख रहा था एक्चुअल में कि 100% रिजल्ट देगा, अब वो एक्चुअल में रिजल्ट वो मुश्किल से 30 से 40% ही रिजल्ट दे पाएगा। तो इसके रिजल्ट को बढ़ाने के लिए हमें जिस घर में वो बैठा है, या तो उस घर का मालिक अगर कहीं अच्छी जगह बैठा है, योग कारक है, तो उसका रत्न पहन के जैसे जैसे उसका बल बढ़ता जाएगा तो वो घर स्ट्रांग होता जाएगा, और जैसे जैसे वो घर स्ट्रांग होगा तो वही सूर्य अच्छा रिजल्ट देना चालू कर देगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल समझाया सूर्य और चंद्र को लेकर। सेम यही थ्योरी आपको अपने ग्रहों की डिग्री देख देख के आपको अप्लाई कर लेनी है। अब जैसे मेष लगन का ही सपोज चार्ट उठा लेते हैं। मेष लगन का चार्ट है और लग्नेश हो गए मंगल, और पंचमेश हो गए सूर्य, और बृहस्पति हो गए नवमेश। तो ये सारे घरों के मालिक आप लिख लीजिए कि इस घर का मालिक कौन है, बिल्कुल बाकायदा लिख लीजिए कि पहले घर का मालिक मंगल, अष्टम घर का मालिक मंगल। इन राशियों के, इन जो घरों में जो राशियां लिखी हैं वो राशियों के स्वामी जो होते हैं वही इस घर का मालिक बन जाता है। तो पहले घर का मालिक हो गया मंगल, दूसरे घर का मालिक हो गया शुक्र, तीसरे घर के मालिक हो गए बुध, चौथे घर के मालिक हो गए चंद्र। जब ये आपने इस तरह से पूरे मालिक एक रफ पेपर पे आप लिख लीजिए और इस तरह से ये मालिक लिख लीजिए। अब उस मालिक का आप किसी एंड्रॉयड ऐप में अपनी बर्थ डिटेल डालिए। वहां से जब आप डिटेल डालोगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, जब ये डिटेल्स डालोगे तो लगन चार्ट आ जाएगा। उसके नीचे ग्रह की डिग्री भी लिखी होती है। तो ग्रह की डिग्री अगर 0 से 6 डिग्री के बीच में तो मतलब 25% रिजल्ट देगा। तो वहां पे वो 25% लिख लीजिए कि उस ग्रह का बल 25% है। ऐसे सारे घरों का बल लिख लीजिए। तो बल लिख लिया तो आपको अब एक्चुअल में पता लग जाएगा कि ये इस भाव की क्षमता, ये गरीब घर है कि पावरफुल घर है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। फिर ये देख लीजिए कि कौन सा ग्रह कहां पर बैठा हुआ है। जब वो अगर किसी गरीब के घर में जाके बैठ जाएगा वो रिजल्ट में कमी आ जाएगी। तो उस घर को पहले अच्छा कर लीजिए। अगर वो घर अच्छा है जिनका अगर आप उसका बल बढ़ा सकते हो तो वो रत्न के माध्यम से बल बढ़ाया जा सकता है। अगर वो ग्रह आपके चार्ट में योग कारक है तो आप बल बढ़ाइए, अगर वो मारक है तो बल मत बढ़ाइए। ऐसे में आप उल्टे मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर वहां पर बल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसा किस्मत ने लिखा है फिर वैसा ही रहने दीजिए, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर वो चार्ट में आपकी योग कारक ग्रह का घर है तो उसका आप बल बढ़ा सकते हैं। और अच्छे घर जो होते हैं कुंडली में, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये अच्छे घर हैं। तो इन अच्छे घरों का हम बल बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस कुंडली में पहले घर के मालिक मंगल हैं और अष्टम घर के मालिक मंगल है, तो दोनों ही एक बुरे घर के भी मालिक हैं, एक खुद लग्नेश भी हैं। तो यहां पर अगर मंगल
अच्छे घर में कहीं बैठा है तो हम मंगल का मूंगा पहन के ये 8वें घर का भी बल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके शरीर का मित्र ग्रह, अगर वो अच्छी जगह बैठेगा तो वो मित्र माना जाएगा। तो ऐसे में आप 8वें घर का बल बढ़ा सकते हैं इस केस में। लेकिन अगर वो मारक बन गया कहीं गलत जगह बैठ के, तो ऐसे में फिर वो अष्टम घर का बल नहीं बढ़ाना है। अगर बल बढ़ाओगे तो ऑब्स्टेकल, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें घेरना चालू कर देंगे, तो वो सारी बुरी चीजें फिर एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें आप देखना चालू कर दो। अब जैसे मैंने आपको बताया किस तरह से एक्चुअल में एक एग्जाम्पल देके ऐसे आप समझ जाइए। और हर लगन कुंडली में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं देखना। देखिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं कि बच्चे ने किस नक्षत्र में जन्म लिया है। कहीं वो गंडमूल का नक्षत्र तो नहीं है। अगर गंडमूल में बच्चा पैदा होता है तो उस नक्षत्र की शांति करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज पग पग पे प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आना चालू, तो उस नक्षत्र की शांति करा लो। अगर गंडमूल में पैदा हुआ, अगर आपको जैसे मान लीजिए गंडमूल नक्षत्र जैसे जो होते हैं अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, तो ये जनरली याद नहीं रहते हैं नक्षत्र, तो याद नहीं है तो आप दशा चक्र उठा के देख सकते हो। अगर किसी बच्चे की महादशा बुध या केतु से स्टार्ट हो रही है तो आप समझ जाइए कि बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। और वो नक्षत्र देख लीजिए चार्ट से कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र की आप शांति करवा लीजिए, किसी पंडित की सलाह लेकर उस नक्षत्र की आप शांति करवा लीजिए, तो वो आपका गंडमूल की शांति हो जाएगी। अगर बुध और केतु की महादशा सबसे पहले चली है बच्चे की, तो वो बच्चा गंडमूल नक्षत्र में माना जाता है। ठीक है, तो गंडमूल देखना बहुत जरूरी है। फिर देखते हैं मांगलिक योग। अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में बैठे तो ये थ्योरी के हिसाब से मांगलिक बनता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में मांगलिक योग होता ही नहीं है। अब जैसे मेष लगन के चार्ट में मंगल पहले घर में बैठेंगे तो मांगलिक नहीं होगा, 7वें घर में बैठेंगे तो भी मांगलिक नहीं होगा, अष्टम घर में बैठेंगे तो भी मांगलिक नहीं होगा, और 12th हाउस में बैठेंगे तो बच्चा मांगलिक होगा, क्योंकि मंगल वहां अशुभ हो गया। अष्टम घर में अशुभ जरूर हुआ है लेकिन स्वराशि बैठा हुआ है। और चौथे घर में भी बच्चा मांगलिक माना जाएगा, क्योंकि चौथे घर में कर्क राशि है, और कर्क राशि में मंगल अगर बैठ जाएगा तो वो नीच का हो जाएगा। तो इस तरह से हम मांगलिक योग देख लेंगे कि मंगल हमारा शरीर का अगर मित्र ग्रह है, फिर वो अगर पहले, चौथे, 7वें घर में बैठता है तो वो हमारा मांगलिक योग नहीं बनाएगा। और अष्टम घर बुरा माना जाता है, अगर अष्टम घर में बैठ जाएगा तो जनरली मांगलिक योग बन जाता है। तो मांगलिक योग के रूल्स मैंने बहुत सारे अपने एप्लीकेशन में समझाए, वहां से आप देखकर एक दिन पढ़कर समझ सकते हो, तो ये मांगलिक योग देखना सीख जाओगे आप। तो गंडमूल देख लिया, मांगलिक देख लिया, और योग कारक मारक ग्रह आप देखना सीख जाइए। योग कारक मारक ग्रह निकाल लिए, उसके बाद में दशा चक्र की उस कौन से ग्रह की दशा चल रही है। मारक ग्रह की दशा चल रही है तो वो खराब रिजल्ट देगी, अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो वो अच्छा रिजल्ट देगी, और जिन घरों के वो मालिक होंगे वैसी ही चीजें आपके जीवन में होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपने इतना देख लिया, फिर आपको शनि की ढैया और 7.5 देखना आना चाहिए। वो भी मैंने आपके लिए वीडियो बना के डाली हुई है, आप वहां से समझ सकते हैं कि ढैया 7.5 कैसे देखते हैं। तो उस चार्ट में शनि की ढैया 7.5 हर चार्ट में देखनी चाहिए। अगर वो चल रही है तो शनिदेव की शांति करो, फिर वहां पर शनिदेव के पाठ, पूजन, दान करो, तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि शनि का 7.5 और ढैया में अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो उनको शांत करने में ही भलाई है। और आपके फिर ये देख लिया हमने, शनि की ढैया 7.5 देख ली। फिर हमको देखना है कि गोचर कैसा है, गोचर भी देखना बहुत जरूरी है। गोचर जो है एक मौसम की तरह है। अब जैसे अचानक से ठंड बढ़ जाए, अचानक से ठंड बढ़ जाएगी तो बहुत सारे लोग भी कुछ बुजुर्ग लोग होंगे, और इतनी ठंड बढ़ जाए तो कुछ लोग उसमें मर भी जाते हैं, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। तो ये ठंड क्या है, मतलब ये गोचर मौसम की तरह बदलता रहता है। गोचर हर महीने आपने देखा होगा, ये ग्रह इस राशि में चला गया, हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो गोचर में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कहाँ मूव कर रहा है, वहां से 50% रिजल्ट मिलते हैं। 50% आपका लगन अप्लाई होता है और गोचर से 50% रिजल्ट मिलते हैं। और ये गोचर जो है लगन कुंडली पे ही अप्लाई होता है। अगर आपके लगन चार्ट में अगर मान लीजिए 4 योग कारक ग्रह और 5 मारक ग्रह, तो ये जो योग कारक ग्रह जो बने हैं थ्योरी के हिसाब से नहीं, प्रैक्टिकली जो 4 ग्रह मान लीजिए आपके जो योग कारक बने और 5 ग्रह प्रैक्टिकली जो मारक बने, अब ये 5 ग्रह गोचर में जहां भी चले जाएं ये बर्बादी करेंगे, वहां से ये पूरा रिजल्ट देंगे। अब आपके जो 4 ग्रह जो योग कारक है, अब ये कुंडली में
गोचर में किसी भी राशि में चले जाएं, ये वहां से रिलेटेड अच्छा देंगे। चाहे छठे घर में आ जाए तो भी अच्छा रिजल्ट देंगे, 12वें घर में आ जाए तो भी अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो लग्न कुंडली का आपका मित्र ग्रह योग कारक है, और योग कारक आपका मित्र है तो क्या करेगा, आपकी रक्षा करेगा। फिर चाहे वो कहीं भी गोचर में जाके बैठे तो गोचर से वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो जो लोग गोचर का बखान करते हैं, इस तरह का ये राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इस तरह से रिजल्ट्स में वेरिएशन देखने को मिलता है। वो गोचर कहीं भी अप्लाई होता ही नहीं है, क्योंकि हर लगन कुंडली में सारे ग्रहों की पोजीशन अलग होती है, उसके हिसाब से योग कारक मारक ग्रह बदल जाएंगे। तो वो अपना योग कारक ग्रह होगा तो गोचर में भी अच्छा रिजल्ट देगा। मारक ग्रह अब गोचर में कितनी भी अच्छी जगह बैठ जाए, वो आपकी बैंड बजाए देगा, वो आपकी परेशानियां बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। तो ये इतनी सारी चीजें हम देखते हैं। एक गंडमूल नक्षत्र देखते हैं, गोचर देखते हैं, दशा चक्र देखते हैं, योग कारक मारक ग्रह देखते हैं, शनि की ढैया 7.5 देखते हैं, और मांगलिक योग देखते हैं। इतना आप देख लो, उसके इसी पर हम सारी प्रैक्टिस आपकी चलेगी। आप इतना चीजें अभी एलिमेंट्री लेवल पे आप सीख लो, तो इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि कुंडली आपको कैसे रीड करनी है। और पहले घर का मालिक जो होता है थ्योरी के हिसाब से योग कारक होता है, 5वें घर का मालिक जो होता है थ्योरी के हिसाब से योग कारक होता है, 9वें घर का मालिक जो होता है वो थ्योरी के हिसाब से योग कारक होता है, और चौथे और 10वें घर का मालिक जो है या तो योग कारक बनेगा या मारक ग्रह, वो या तो योग कारक बनेगा या समग्रह बनेगा। तो ये दोनों घरों के मालिक जनरली अच्छे ही माने जाते हैं। अगर वो अच्छे घरों में बैठे, नीच राशि में ना बैठे, तो वो अच्छा ही रिजल्ट्स देंगे। आपने इतनी चीजें पता कर ली। अब दूसरे घर के मालिक पे आप अष्टम टू अष्टम थ्योरी लगा के देख लो, सप्तम घर के मालिक पे अष्टम टू अष्टम थ्योरी लगा के देख लो, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। 11वें घर का मालिक अगर लग्नेश का मित्र है तो योग कारक बन जाएगा, अगर लग्नेश का शत्रु है तो वो मारक बन जाएगा। अब जैसे अगर 10वें घर का मालिक समग्रह बन गया तो, और वो ग्रह जो है 11वें घर का भी मालिक है, तो वो समग्रह बन जाएगा। फिर चाहे वो शत्रु हो तब भी वो समग्रह की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो ऐसे करके आप प्रेडिक्शन में बढ़िए, खुद से ही करने की कोशिश कीजिए। पहली बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, तीसरी बार आप अपने से कर जाओगे। तो अपने से प्रैक्टिस कर लो देखने की, और वीडियो में डालता हूं उससे रिलेट करो। अगर मैंने कर्क लगन का चार्ट अगर मैं आपको कोई समझा रहा हूं तो उस चार्ट को अपने चार्ट से कंपैरिजन करके देखो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अब जैसे मेष लगन के चार्ट में 5वें घर के मालिक बनते हैं सूर्य देवता, अब वृष लगन के चार्ट में 5वें घर के मालिक बनेंगे बुध देवता। तो आपको जब मैं 5वें घर के मालिक की पोजीशन कहीं भी समझाऊं तो आपको अपने चार्ट से रिलेट कर लेना है कि आपको अपने बुध ग्रह की पोजीशन देखनी है। बुध ग्रह कहां बैठा है, अच्छे घर में बैठा है कि बुरे घर में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है कि नीच राशि में बैठा है, या नॉर्मल बैठा है, चाहे शत्रु में बैठा है चाहे मित्र में बैठा है, हमें उससे मतलब नहीं है उतना, लेकिन ये जरूर देख लाएं कि उच्च राशि में बैठा है कि नीच राशि में बैठा है। अगर उनमें बैठा है तो उसको जरूर कंसीडर करना है, और वो ग्रह मित्र में राशि में बैठे, शत्रु में राशि में बैठे, उसको आप भूल जाइए, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो योग कारक है तो योग कारक ग्रह के ही रिजल्ट देगा, चाहे वो घर अच्छा होना चाहिए बस। तो ये चीजें आप फॉलो करो, आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसे करके आप धीमे धीमे प्रैक्टिस कर लो। बाकी की वीडियो डालूंगा तो प्रैक्टिस, अब ये तो बेसिक हो गया, आपको बेसिक इतना अप्लाई करने से आपको योग कारक मार्क निकालना आ जाएगा प्रैक्टिकली। और मैंने सारे लगन वाइज मैंने समझा दिया। अब जैसे किसी की सिंह लगन का चार्ट है तो सिंह लगन की वीडियो आप खोल लो, उसमें आप थ्योरी के हिसाब से समझ जाओ कौन से योग कारक है मारक है। फिर प्रैक्टिकली देख लो कि वो ग्रह कहाँ बैठेगा तो कैसा योग कारक बचेगा कि मारक बन जाएगा। ये चीजें मैंने अपने एप्लीकेशन में भी समझाई हैं, और आने वाली बुक में भी ये सारी चीजें मैंने मेंशन की हैं। तो जब बुक पब्लिश हो जाए तो आप बुक से भी पढ़कर, आप हर कोई, मेरा मानना है कि हर परिवार में एक ज्योतिषी होना चाहिए। कहाँ भटकते रहोगे जिंदगी भर, अपने से ही सीख जाइए और घर बैठे अपना ही चार्ट एनालिसिस कीजिए, अपने परिवार का एनालिसिस कीजिए। क्योंकि वैसे क्या है, अगर सीखोगे नहीं तो दर दर भटकना पड़ेगा, और सीखने बैठोगे तो हफ्ता भर में सीख जाओगे, मुश्किल से 7-8 दिन लगेंगे। अब जो इतनी चीजें मैंने बताई, इसको अगर समराइज अगर आप कर लो तो मुश्किल से 1 दिन में आप इतनी चीजें सीख जाओगे। मतलब बेसिक एस्ट्रोलॉजी आप 1 दिन में सीख गए। अब बाकी की चीजें जो अंदर की जो गहराई है वो मैं आपको धीमे धीमे सारी